अगला सैम हिंदी कक्षा में मैं सुनीति मिश्रा आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो बच्चों, आजकल हम पढ़ रहे हैं कक्षा 9वीं की कृतिका और आपको आज मैं पढ़ाने जा रही हूँ इसका चौथा पाठ माटी वाली। माटी वाली विद्यासागर नौटियाल द्वारा रचित एक कहानी है जिसमें बताया गया है कि किस प्रकार से आप मशीनीकरण कह लीजिए या बहुत बार क्या होता है कि हम प्रगति के लिए जो कार्य करते हैं, जैसे बांध बनाना, टिहरी बांध योजना जो एक आई थी, उसमें कितने लोगों के जो घर है वो छिन गए थे और सरकार ने उसको उनके घरों की पुनर्स्थापना के लिए कुछ खास कदम भी नहीं उठाए थे। तो इस वजह से लोगों को कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ा था, उसी पर आधारित कुछ ये कहानी है माटी वाली। इस कहानी में एक ऐसी स्त्री का चित्रण किया गया है जो घर घर में जो है लाल मिट्टी पहुंचाती है। उसका कोई प्रतिद्वंदी नहीं है, प्रतिद्वंदी मतलब उसके कंपटीशन में कोई नहीं है। उसके बिना टिहरी शहर के घरों में चूल्हा तक जलना कठिन प्रतीत होता है। लोगों के सामने रसोई और भोजन कर लेने के बाद अपने चूल्हे चौकी की लिपाई के लिए इस तरीके की मिट्टी की आवश्यकता होती है। अतः घर में साफ लाल मिट्टी हर हालत में मौजूद रहनी चाहिए। तो साल 2 साल में मकान के कमरों को लीपने और दीवारों की गोबरी लिपाई के लिए भी लाल मिट्टी की जरूरत पड़ती है। माटी वाली क्या करती है कि नित्य नए ग्राहक बनाती है और उसके ग्राहक बनते चले जाते हैं। घर घर जाकर माटी बेचने वाली यह औरत नाटे कद की एक हरिजन बुढ़िया है और ये क्या करती है, शहरवासी इस माटी वाली स्त्री को ही नहीं बल्कि वो उसमें लिखा है किताब में कि उसके कंटर को भी अच्छी तरह, कंटर मतलब कनस्तर को भी अच्छी तरीके से पहचानते हैं। रद्दी कपड़े को मोड़कर वह एक गोल डिल्ले यानी ईड़ी के ऊपर लाल चिकनी मिट्टी के कनस्तर को टिकाए रहती है और उसके ऊपर कभी किसी ने ढक्कन लगा नहीं देखा। कनस्तर के ऊपरी सिरे को वो काट के फेंक देती है क्योंकि उससे इसे मिट्टी भरने में और मिट्टी को खाली करने में बड़ी सुविधा रहती है। वह एक घर में माटी उड़ेलती है तो घर की मालकिन उसे खाने के लिए 2 रोटियां भी दे देती है। वह कपड़े में 1 रोटी छिपा लेती है और 1 खा लेती है। क्यों छिपा लेती है? क्योंकि उसका बूढ़ा पति घर में है, इसलिए। तो मालकिन जब उसे पीने के लिए पीतल के गिलास में चाय देती है तो वह चाय को कहती है कि अरे ये चाय तो बहुत अच्छा साग मतलब सब्जी का काम करता है, यानी मैं रोटी इसमें भिगो भिगो के खा लेती हूँ। वो ये भी कहती है कि अब भला पीतल के गिलास कहाँ मिलते हैं, और उस स्त्री को बोलती है जिसने उसको चाय दी है कि ये तुम्ही ने संभाल कर रखे हुए हैं। मालकिन इन्हें बताती है कि ये तो पुरखों की गाड़ी कमाई है, अतः मैं इन्हें बेचने से बचती रहती हूँ। और अब तो लोग स्टील, कांच या चीनी के बर्तन प्रयोग करने लगे हैं। मिट्टी लाने वाली स्त्री अपने भविष्य को लेकर बड़ी चिंतित हो जाती है। दूसरे घर से भी उसे 2 रोटियां मिल जाती हैं। उन्हें भी उसने क्या किया, कपड़े के छोर में बांध दिया, छोर मतलब पल्लू में, और उसने सोचा कि आज रोटियों को देखते ही बूढ़े का चेहरा खिल जाएगा। बूढ़ा कौन है? वो है उसका पति। उसका गांव शहर से दूर है। फिर क्या होता है, तेज चलने पर भी घर पहुंचने में उसे 1 घंटा लग ही जाता है। तो वह सुबह रोज अपने घर से निकल जाती है और दूसरा पूरा दिन माटी खान में मिट्टी खोदती है और विभिन्न घरों में जाके उसको पहुंचाती है। इसी में उसका पूरा दिन निकल जाता है। घर पहुंचने से पहले रात घिरने लगती है। अब उसकी झोपड़ी गांव के ठाकुर की जमीन पर खड़ी है। इसकी एवज में उसे कई घरों में भी काम बेगार में करने पड़ते हैं, क्योंकि उसने झोपड़ी ठाकुर की जमीन पे बना रखी है। तो कह रही है बिना पैसे दिए, बेगार क्या होता है, बिना पैसे दिए काम करना। तो वो क्या करते हैं, वो इनका शोषण करते हैं और वो इनको बहुत सारा काम तो बेचारी को इसलिए करना पड़ता है क्योंकि वो उनकी जमीन पे रह रही है। वो उसको उसके अपने घर में काम तो करवा लेते हैं लेकिन उस काम के पैसे नहीं देते। अब इसने क्या किया, बूढ़े को कोरी रोटियां देने के स्थान पर 1 पाव प्याज खरीद लिया, क्योंकि उसको लगा कि जब मैं प्याज कूटकर उसे तल दूंगी और एक सब्जी के साथ 2 रोटियां परोस दूंगी तो मेरा जो बूढ़ा पति है वो बहुत खुश हो जाएगा। फिर कहेगी पहले मैं बुढ़े को पहले मैं रोटी दिखाऊंगी, फिर सब्जी तैयार होती जैसे ही परोसूंगी तो वो प्रसन्न हो जाएगा। ये बात सोच के वो मन ही मन बड़ी खुश हो रही है। अब वो सोच रही है कि अरे तो बेचारा इतना बूढ़ा हो चुका है कि 2 रोटी भी नहीं खा पाता, हद से हद 1.5, या तो 1 खा पाता है या 1.5।
एक रोटी तो पहले ही उसने कहा मेरे पेट में ही जमा हो चुकी है। अब मन में ये सब हिसाब किताब लगाते हुए अपने घर पहुंच गई। लेकिन जब वो पहुंची तो उसने देखा उसके बुढ़े को रोटी की अब कोई जरूरत नहीं रह गई थी। माटी वाले की पैरों की आहट सुनकर वो पहले की तरह चौंका नहीं। उसने अपनी नजरें उसकी ओर नहीं घुमाई। घबराई हुई सी माटी वाले ने जब अपने पति को छू के देखा तो उसका पति उसको छोड़ के जा चुका था। टिहरी बांध पुनर्वास के साहब ने उससे पूछा, रहती कहाँ है? तुम तहसील से अपने घर का प्रमाण पत्र ले आना। इसने कहा, भाई मुझे तो कुछ पता नहीं है, मेरी जिंदगी तो इस शहर के तमाम घरों में मिट्टी देते हुए गुजर गई है। अब इसने कहा, तुम मिट्टी कहाँ से लाती हो? जी माटा खान से लाती हूँ। तो वो माटा खान तेरे नाम पे चढ़ी है? अगर है तो हम तेरा नाम लिख देते हैं। उसने कहा, माटा खान तो मेरी रोजी है। बुढ़िया, हमें कागज चाहिए, रोजी नहीं। अब इसको बेचारी को बहुत डर लगा। इसने कहा, मैं बांध बन जाएगा तो मैं क्या खाऊंगी? इस बात का फैसला हम नहीं कर सकते, ये बात तुम्हें खुद तय करनी पड़ेगी, ऐसा ऑफिसर ने कह दिया। टिहरी बांध की 2 सुरंगों को बंद कर दिया गया। शहर में पानी भरने लगा। पूरे शहर में आपाधापी मची हुई थी। शहरवासी अपने घरों को छोड़कर वहां से जा रहे थे। पानी भर जाने से सबसे पहले कुल शमशान घाट डूब गए। माटी वाली अपनी झोपड़ी के बाहर बैठी है और गांव के हर आने जाने वाले को एक ही बात कह रही है कि गरीब आदमी का शमशान नहीं उजड़ना चाहिए। तो गरीब आदमी का शमशान नहीं उजड़ना चाहिए, वो सबको ये कह रही है। अब इसका आशय क्या है? ठीक है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न भी है और ये एक बड़ा ही संवेदनशील प्रश्न भी है। ठीक है, तो इसका क्या हम बताएं जो है कि गरीब आदमी का शमशान नहीं उजड़ना चाहिए, क्योंकि टिहरी बांध की सुरंगों के बंद होने से शहर में पानी भर गया। इससे क्या हुआ कि लोगों के घर तो बाढ़ में डूबे ही, सारे के सारा जो शमशान है वो शमशान घाट तक डूब गए। इस पे माटी वाली औरत कह रही है गरीब आदमी का शमशान नहीं उजड़ना चाहिए, मतलब बाढ़ जैसी आपदाओं में किसी भी गरीब का झोपड़ा विनष्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि उनके आवास तो पहले ही शमशान की तरह है। और वो कहना चाहती है कि गरीब आदमी तो वैसे ही रोज मर मर के जीता है, तो इनके उजड़ जाने से तो उन्हें कहां पर शरण मिलेगी कि हम तो पहले से ही इतने मरे हुए हैं, इतने गरीब हैं, और आपने क्या किया, ये पुनर्वास योजना का ठीक से तो उसको लागू किया नहीं पुनर्वास को, तो बल्कि आपने एक विस्थापन की समस्या पैदा कर दी। विस्थापन क्या होता है? विस्थापन है कि जब आपने कहीं पे बांध बनाया तो वहां पर जो लोग पहले से झुग्गी झोपड़ी या जो भी जिनके घर है उनको दोबारा से उनके दूसरा घर उपलब्ध कराना, जमीन उपलब्ध कराना, इसे कहते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि वो तो ध्यान ही नहीं दे रहे कि जिसका झोपड़ा उजड़ा पेपर है, ये है, बड़े बड़े सरकारी भाषा बोल के, यानी वो जरा सी भी संवेदनशीलता ऐसे लोगों के लिए जो इतने गरीब हैं, जो इतने अनपढ़ हैं, लोग जिनके पास सचमुच अपने जमीन और इस सब के पैसे नहीं है, या जैसे उसने कहा वो ठाकुर की जमीन पे रहती है तो पैसे तो ठाकुर को मिल गए जो जिसकी जमीन पे वो रहती थी, इसका क्या होगा? इंसान तो ये भी है, ये लोग भी तो इंसान है, तो ये लोग कहाँ जाएंगे? इस पे सरकार कोई गौर ही नहीं करती। तो यहाँ पर जो हमारे लेखक हैं वो इस ओर हमारा ध्यान दिलाना चाहते हैं। तो एक तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है इसका कि गरीब आदमी का शमशान नहीं उजड़ना चाहिए, इसका आशय स्पष्ट कीजिए। एक इसमें प्रमुख समस्या है बच्चों विस्थापन की समस्या, कि जो नदियों पर बड़े बड़े ऊंचे बांध बना दिए जाते हैं, जैसे नर्मदा नदी पे बांध बनाया जा रहा है, लेकिन इन बांधों के बन जाने से जो हजारों परिवार है, कहीं तो किसी को अपनी जमीन गंवानी पड़ती है। तो ये जो उनके विस्थापन की समस्या, यानी सरकार जब उनकी रोजी रोटी जमीन सब कुछ छीन लेती है, लेकिन उनको दूसरी जगह कहां बसाना इसकी ओर ध्यान नहीं देती, थोड़ा बहुत मुआवजा पकड़ाया और अपनी कर्तव्य की इतिश्री मान ली। तो ये बड़ा ही गंभीर समस्या है। कुछ आज इसमें थोड़ा सा परिवर्तन हुआ है, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय ने भी इस स्थिति पर चिंता व्यक्त की और सरकार का ध्यान इस ओर दिलाया। तो यहाँ पर लेखक भी ये चाहता है कि सरकार इस समस्या को गंभीरता से ले। तो इसमें 2 चीजों को हमने ध्यान में रखकर इस पाठ का आशय समझना है। ठीक, तो अब हम मिलेंगे, इस पाठ को मैं यही समाप्त करती हूँ। अब हम मिलेंगे अगले पाठ के साथ, तब तक के लिए बच्चों नमस्कार।